11 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र होगा। आज सदन में शपथ ग्रहण और शोक प्रकाश होने वाला है। आपको बता दें कि 8 दिसंबर को पेश होगा अनुपूरक बजट। तो 2025-26 का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश होगा। 9 दिसंबर को प्रश्नकाल और अनुपूरक बजट पर चर्चा भी होनी है। 10 दिसंबर को प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक और राजकीय कार्य होगा। 11 दिसंबर को प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक और गैर सरकारी संकल्प होने वाला है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र और 5 से 11 दिसंबर तक ये शीतकालीन सत्र चलने वाला है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं। संजय, 5 से 11 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र है और ये सत्र बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि हाल फिलहाल में अगर हम सीएम हेमंत सोरेन की बात करें तो वो दिल्ली भी पहुंचे हुए थे। ऐसे में आज की क्या कुछ तस्वीरें हैं, विपक्ष कौन कौन से मुद्दे को आज उठाने वाला है सदन में? देखिए, हम इस समय झारखंड विधानसभा के बाहर खड़े हैं और कह सकते हैं शीतकालीन सत्र तो जाहिर है कि ठंडी हवा भी चल रही है, लेकिन झारखंड विधानसभा के अंदर और बाहर ये आपको ठंड देखने को नहीं मिलेगी, गर्माहट देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि आज आज पड़ चुकी आज पहला दिन है, तो जाहिर है कि पहला दिन जो नियम होता है कि शोक प्रकाश होता है, शपथ ग्रहण अगर कुछ हो तो उसको लेकर होता है, तो कार्यवाही जो है वो तकरीबन 15 से 20 मिनट चलेगी। उसके बाद अगले सोमवार तक स्थगित हो जाएगी। लेकिन जो मुद्दे की बात है, आज पहले दिन विपक्ष के कई विधायकों को चूंकि आज निकलना है देवघर, क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यक्रम है, लेकिन विपक्षी विधायक है वो विधानसभा यहाँ पहुंचेंगे। जो मुद्दे होंगे इस बार, वो मुद्दे सबसे पहले अभी देखिए, जो ताजा मामला है कि 60% बिजली की जो कटौती जो है, जो दर बढ़ोतरी की गई है, वो एक बड़ा मुद्दा रहेगा इसमें कि बिजली की जो दर है 60% की बढ़ोतरी की गई है। करप्शन का मुद्दा, चूंकि बीजेपी लगातार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रही है, तो करप्शन का मुद्दा भी है। अवैध माइनिंग का मुद्दा है, जिसको लेकर बाबूलाल मरांडी जो नेता प्रतिपक्ष हैं लगातार मुद्दा को उठाते रहे, तो वो मुद्दा भी आपको दिखेगा। महिला सुरक्षा की बात की जा रही है, तो तमाम चीजों को लेकर यहाँ विपक्ष उठेगा, लेकिन सत्ता पक्ष भी अपने जवाब के साथ तैयार दिखेगा, क्योंकि सदन में इस बार कई ऐसे विधेयक भी लाए जाने हैं, गैर सरकारी संकल्प भी लाए जाने हैं। तो कुल मिलाकर सत्र छोटा है, लेकिन बहुत उपयोगी होने की संभावना है। जी बिल्कुल संजय, और इस बार सोमेश सोरेन जो कि उप चुनाव में उन्होंने जीत भी दर्ज कराई है, क्या उनका शपथ ग्रहण भी होगा आज? देखिए, हालांकि वो पहले ही शपथ ले चुके हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले स्पीकर के कक्ष में जाकर उन्होंने शपथ लिया था, लेकिन आज चूंकि उनका पहला दिन होगा, तो जाहिर है उनके लिए आज ये कह सकते हैं कि विधानसभा का जो एक दस्तूर होता है, नियम होता है कि जब कोई विधायक पहली बार आता है तो जाहिर है कि वो आज पहली बार विधानसभा पहुंचेंगे। उसके अलावा कल विधानसभा में कई ऐसे भी चेहरे होंगे जो वास्तव में आपको, चूंकि आप देखें कि विधानसभा में सवालों का जो सिलसिला है, चूंकि कल जो बैठक हुई थी स्पीकर के कक्ष में, उसमें साफ किया गया था कि चूंकि जो विधायक की ओर से सवाल पूछे जाते हैं, तो ऐसे करीब 90% ऐसे सवाल है, जवाब है, जिनका जवाब विभाग की ओर से नहीं दिया गया है, जिसको लेकर स्पीकर ने चिंता जाहिर की थी और कहा था कि विभागों का ये रवैया को लेकर जो है विधानसभा का जो आसन है यानी स्पीकर, इसको लेकर गंभीर है। मतलब कि पिछले विधानसभा में सत्र के दौरान जिन सवालों को उठाया गया था और जो विधायकों को मंत्री की ओर से जवाब देने का जो दावा किया गया था, वादा किया गया था कि आपको विभाग की ओर से जवाब दिया जाएगा, विभाग की ओर से जवाब नहीं दिए गए हैं। मतलब कुल मिलाकर के इसको लेकर भी एक जवाबदेही तय होगी कि वास्तव में अगले, चूंकि अब कहा गया कि सत्र जो है, अगले सत्र में एटीआर रिपोर्ट आएगी, एक्शन टेकन रिपोर्ट आएगा। मतलब कि विधानसभा में जितनी भी बातें होती हैं, जो आश्वासन दिया जाता है, उसको लेकर क्या आगे कार्रवाई हुई, तो इसको लेकर इस बार विधानसभा में शीतकालीन सत्र में एक बड़ा मुद्दा होगा। चूंकि विधानसभा में बातें होती है, विधायक सवाल उठाते, चूंकि वो विधायक के सवाल नहीं होते, उनके जनप्रतिनिधि के तौर पर क्षेत्र की जनता के सवाल होते हैं। तो ऐसे में वास्तव में सवाल का जवाब जो सरकार देती है, उस सवाल को लेकर संबंधित विभाग कितना क्रियाशील है। बिल्कुल, और देखिए 5 से 8 तारीख तक ये शीतकालीन सत्र चलने वाला है, काफ़ी विशेष होगा ये सत्र। ऐसे में 8 दिसंबर की अगर हम बात कर लें तो 25-26 का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश होगा। इस बजट में क्या कुछ खास होगा संजय, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बहुत खास देखिए, आपने अच्छा सवाल पूछा है कि जब भी अनुपूरक बजट लाया जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि सरकार को और पैसे की ज़रूरत है।
हालांकि वित्त मंत्री बार बार कह चुके हैं कि सरकार के खजाने में पैसा है, बजट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैया सम्मान योजना को लेकर भी राशि में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने जा रही है। हालांकि जो कि गौर कीजिएगा, जेएमएम के जितने भी मंत्री हैं फिलहाल खामोश से चुप है, वो मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के मंत्री मुखर हैं, कांग्रेस के मंत्री बोल रहे हैं कि चूंकि वित्त मंत्री कांग्रेस कोटे से हैं जी, तो वो बता रहे हैं कि कहीं भी खजाने में पैसे की कमी नहीं है। तो ऐसे में द्वितीय अनुपूरक बजट सरकार लाती है 8 तारीख को, और 9 को जब चर्चा होगी तो सरकार इसको लेकर बताएगी कि अनुपूरक बजट में जो राशि इस बार जो सरकार सदन में रखने जा रही है उसको लेकर क्या फलाफल है, उसकी जरूरत क्यों पड़ी, किस समझ में पैसे खर्च किए जाएंगे, और सरकार की ओर से वास्तव में चर्चा भी, विपक्ष की ओर से चर्चा भी की जाएगी कि अनुपूरक बजट की जरूरत सरकार को आखिर क्यों। ठीक है संजय, आप नजर बना के रखिए इस शीतकालीन सत्र पे और अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और देखिए, आज से झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र और 5 से 11 दिसंबर तक ये शीतकालीन सत्र चलने वाला है। आज सदन में शपथ ग्रहण और शोक प्रकाश होगा। 8 दिसंबर को पेश होगा अनुपूरक बजट। 2025-26 का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश होने वाला है। 9 दिसंबर को प्रश्नकाल अनुपूरक बजट पर चर्चा की जाएगी। 10 दिसंबर को प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक और राजकीय कार्य भी किए जाएंगे। 11 दिसंबर की बात कर ले तो उस दिन प्रश्नकाल होगा, राजकीय विधेयक और गैर सरकारी संकल्प लिया जाना है। तो शीतकालीन सत्र 5 से 11 दिसंबर तक चलेगा और ये सत्र काफी ज्यादा अहम है। इसमें कई अहम मुद्दे विपक्ष की तरफ से उठाए जाएंगे और आपको बता दें कि सरकार भी हालांकि सारी मुद्दों को लेकर के अपनी तैयारी कर ली है कि अगर विपक्ष कोई सवाल करता है तो उसका जवाब कैसे देना है। देखिए, हेमंत सोरेन फेल्ड सरकार है और विधानसभा का सत्र इसलिए छोटा रखा है कि वो विपक्ष के तीखे सवालों से भागे। भाई, बड़े मुद्दे रहेंगे इस बार सत्र में, और इसमें 60% तक इन्होंने जो बिजली की टैरिफ में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा उसका विरोध होगा। आज तक स्थानीय नीति नहीं बन पाई 6 वर्षों में, इस पर चर्चा होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त विधि व्यवस्था पूरे तरीके से कोलैप्स कर गई है और जो व्यापारी हैं महफूज नहीं है, आम आदमी महफूज नहीं है, और जो महिला सुरक्षा वो तार तार हो गई है। इसके अतिरिक्त इनके जो वायदे थे 450 रुपये गैस सिलेंडर, वो सब हम इनको याद दिलाएंगे कि का जब खुलासा ही कर दिया जाएगा तो फिर रणनीति कैसे रह जाएगी। वो विधानसभा के अंदर आपको दिखेगा, विधानसभा के दौरान दिखेगा हमारी रणनीति क्या है, कैसे विपक्षियों को जवाब देना है, मुंहतोड़ जवाब देना है। और ये घेरने की बात करते हैं, घिरेंगे ये। कल हाईकोर्ट ने परसों एक अपने आदेश में दे दिया, सीजीएल की परीक्षा पर क्लीन चिट कर दिया। यही बाबूलाल जी पानी पी पी कर कोसा करते थे सरकार को। इसी बीच देखिए, राज्य से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा होने वाला है। आज से 2 दिन के लिए देवघर दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। शाम के 7:30 बजे देवघर एयरपोर्ट पहुंचेंगे नड्डा और रात के 8:45 पर प्रदेश कोर कमेटी के साथ बैठक की जाएगी। 6 दिसंबर को बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। कल देवघर में नए बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करने वाले हैं जेपी नड्डा। बता दें आपको कि गुमला में बीजेपी कार्यालय का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे और कल कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। तो शाम के 4:30 बजे एम्स देवघर के विकास कार्य की समीक्षा भी करेंगे। बड़ी खबर, देवघर दौरे पर जेपी नड्डा आ रहे हैं। 6 दिसंबर को पूजा अर्चना करने वाले हैं जेपी नड्डा और इसके साथ ही बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना 6 दिसंबर को जेपी नड्डा करेंगे और उसके बाद आगे की कार्यक्रम की शुरुआत होगी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये देवघर दौरा काफी ज्यादा खास होने वाला है। 2 दिन के देवघर दौरे पर जेपी नड्डा आ रहे हैं। शाम के 7:30 बजे देवघर एयरपोर्ट पर नड्डा पहुंचेंगे और रात के 8:45 पर प्रदेश कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे। 6 दिसंबर को बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के देवघर दौरे को लेकर के बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा के आगमन से कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। प्रदेश पदाधिकारियों और कोर कमेटी की अहम बैठक होगी जिसमें कि सरकार के खिलाफ रणनीति और मौजूदा राजनीतिक हालातों पर विशेष तौर पर मंथन किया जाएगा। आगे उन्हें क्या कहा, उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। सबसे बड़े राजनीतिक दल के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तो ऐसे भी कार्यकर्ता उत्साह से भर जाते हैं, और एक ही नहीं, अगल बगल के राज्यों के भी कार्यकर्ता उत्साह से भर जाते हैं। आज शाम को नड्डा साहब आएंगे, प्रदेश पदाधिकारियों और कोर कमेटी के साथ देर रात बैठक होगी
उसके बाद कल विराट कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। तो बहुत उत्साहित हैं हम, जितने हमारी टॉप लीडरशिप है सब वहीं रहेगी। मंथन होगा, इस सरकार के खिलाफ मंथन होगा, मौजूदा राजनीतिक हालातों पर मंथन होगा और विचार विमर्श होगा, और उसके बाद नई ऊर्जा के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता मैदान में नजर आएंगे। देखिए, राज्य में सियासी समीकरण बदलने की अटकलें अभी भी जारी हैं। दिल्ली दौरे से लौटे मुख्यमंत्री और जेएमएम विधायक मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। बीजेपी ने ये कहा है कि ऐसे नैरेटिव सीएम ही सेट करते हैं, जबकि जेएमएम ने सभी अटकलों को खारिज करते हुए सरकार का कार्यकाल पूरा होने का दावा किया। कांग्रेस और राजद को नकेल कसना होता है तो वो इसी तरह की बातें फैला देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा में ऐसी संभावना बन सकती है। इससे तो कांग्रेस तो बेचारी 2-3 राज्यों में सिमट गई है, तो वो सख्ते में आ जाती है और फिर मुख्यमंत्री जी से जो भी प्रेशर होता है कांग्रेस का वो खत्म हो जाता है। तो ये जेएमएम की हमेशा सोची समझी चाल होती है साहब। इसमें दावा की क्या बात है? जेएमएम तो शुरू से एकजुट रहा है। झारखंड बनने के बाद कितने बार जेएमएम को तोड़ने की कोशिश की गई, प्रलोभन दिया गया, क्या कुछ नहीं किया गया, कब अटकलबाजियां लगती हैं, चर्चाएं होती हैं। आज तक जेएमएम का एक भी विधायक कभी इधर से उधर हुआ? कभी नहीं। जेएमएम टूट नहीं सकता। और जेएमएम के नेता हमारे अध्यक्ष माननीय हेमंत सोरेन जी के निर्देश पर पार्टी काम करती है और सरकार बेहतर तरीके से चल रही है। चलिए, अब आपको बड़ी खबर उड़ान सेवा से जुड़ी हुई बताते हैं। देश भर में इंडिगो की विमान सेवा में आई दिक्कतों का असर अब पड़ने लगा है। रांची एयरपोर्ट पर भी इसका असर साफ तौर पर दिखा। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर इंडिगो काउंटर के सामने यात्रियों की लंबी लाइन लगी रही। रांची से इंडिगो की 6 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है, जबकि कुछ को कल तक रिशेड्यूल किया गया। दिल्ली, पुणे, हैदराबाद और बेंगलुरु जाने वाली उड़ानें रद्द की हुई हैं और इस उड़ान के रद्द होने की वजह से यात्रियों में खास नाराजगी भी देखने को मिली। यात्री परेशान नजर आए। रांची से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां देश भर में इंडिगो की विमान सेवा में दिक्कत आई है। देश भर में इंडिगो का परिचालन प्रभावित होने से कई उड़ानें कैंसिल कर दी गई है। राजधानी रांची की बात करें तो यहां से भी इंडिगो के 6 फ्लाइट कैंसिल कर दिए गए हैं। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां कैंसिलेशन को लेकर जो यात्री हैं वो यहां लगातार पहुंचे हुए हैं। लगातार जो है फ्लाइट की जो टिकट है वो कैंसिल किया जा रहा है। हम सीधे यात्रियों से ये बात करेंगे, उन्हें कहाँ जाना था, कितनी परेशानी है। मैडम, कहाँ जाना था आपको? मेरे को बैंगलोर जाना था। तो क्या बताया गया अभी आपकी फ्लाइट की क्या स्टेटस है? कैंसिल हो गया है अभी तो फिलहाल, और रीशेड्यूल करेंगे या फिर रिफंड करेंगे। जी। तो कुछ अर्जेंट काम था बेंगलुरु में? नहीं, अभी तो ऐसे अर्जेंट नहीं था, बट जाना तो था ही। हाँ। क्या जानकारी मिल रही है आपको? कैंसिल है। कैंसिल, अर्जेंट काम था वहाँ? हाँ, अर्जेंट था। तो कल लौटना भी था जी, लेकिन ये कैंसिल हो गया। अब काम हो नहीं सकेगा, लौटना पड़ेगा, परेशानी नहीं पड़ेगी। आपके कहाँ के? सर, जाना था मुझे हैदराबाद से मुझे जाना था यूएई। यहाँ पर रद्द बताया जा रहा है, मैं रीशेड्यूल करा रहा हूँ। कतार देखिए, लगातार कतार धीरे धीरे लंबी होती जा रही है। सुबह से ही लोग आ रहे हैं, जानकारी मिल रही है कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। आपको कहाँ जाना था? हैदराबाद। तो क्या जानकारी मिली? कैंसिल। अभी फ्लाइट कैंसिल हो गया, अभी मैं वापस रीशेड्यूल के लिए खड़ी हूँ। तो उम्मीद है कि आई कहाँ थे? मैं तो कल की मेरी फ्लाइट थी, अभी मैं वापस काउंटर पे, उन्होंने बोला है कि कैंसिल जो फ्लाइट है वापस रीशेड्यूल करेंगे कल के लिए। तो अब एक बार ट्राई करते हैं, अगर कल का मिल जाएगा तो ठीक है। कल का रीस्केड्यूल किया आज के लिए और फिर आज का कैंसिल कर दिया। तो देख सकते हैं कि दिल्ली की बात करें, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु तमाम फ्लाइट जो कैंसिल कर दिए गए हैं। राजधानी रांची के 6 इंडिगो के फ्लाइट फिलहाल कैंसिल हैं, रीशेड्यूल किया जा रहा है। लेकिन आपको ये जानकारी दे दें कि इंडिगो के देश भर में तकरीबन 550 फ्लाइट कैंसिल कर दिए गए हैं, जिसमें राजधानी रांची भी शामिल है। नागर विमानन जो विभाग है उसकी ओर से पायलट के विश्राम के लिए समय जो है वो बढ़ाया गया है, जिसको लेकर शिफ्टिंग की भी समस्या आ रही है। तमाम चीज़ों को मिलाकर इंडिगो की व्यवस्था जो है फिलहाल ध्वस्त होती नजर आ रही है। लोग परेशान हैं, यात्री एयरपोर्ट पर खड़े नजर आ रहे हैं, उन्हें फ्लाइट कैंसिल होने की जानकारी दी जा रही है। लेकिन इंडिगो की ओर से दावा किया जा रहा है कि जल्द ही जल्द व्यवस्था सुचारू रूप से शुरू कर दी जाएगी। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।
देखिए रांची से इसी बीच बड़ी खबर आ रही है जहां आज आईएएस अमित कुमार से पूछताछ होगी। शराब घोटाले मामले में ये पूछताछ होनी है। झारखंड एसीबी करेगी सवाल जवाब। तो झारखंड उत्पाद आयुक्त के पद पर रह चुके हैं अमित कुमार। बड़ी खबर आपको इस वक्त रांची से बता रहे हैं। आज आईएएस अमित कुमार से पूछताछ होनी है। शराब घोटाले मामले में ये पूछताछ होने वाली है। झारखंड एसीबी करेगी सवाल जवाब आईएएस से। तो झारखंड उत्पाद आयुक्त के पद पर भी रह चुके हैं अमित कुमार। और रांची से सूत्रों के हवाले से यह खबर है जहां अंडर 19 महिला क्रिकेटर्स की शिकायत है और बल्लेबाजी कोच के खिलाफ यह शिकायत है। आपको बता दें कि जेएससीए प्रबंधन को पत्र लिखा है। दुर्व्यवहार गाली गलौज का आरोप उन्होंने लगाया है। जेएससीए प्रबंधन मामले को दबाने में जुटा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रांची से सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है जहां अंडर 19 महिला क्रिकेटर्स की शिकायत आई है। बल्लेबाजी कोच के खिलाफ ये शिकायत दर्ज की गई। उन्होंने आरोप ये लगाया है कि वो दुर्व्यवहार करते हैं, गाली गलौज करते हैं। ये आरोप उन्होंने लगाया है। इसके साथ ही जेएससीए प्रबंधन मामले को अब दबाने में जुट गया है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है गिरिडीह से जहां गिरिडीह हजारीबाग बॉर्डर के चलपनिया और 8 माइल में रांची उत्पाद विभाग की संघन छापेमारी में नकली विदेशी शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। इंटेलिजेंस को यहां बड़े पैमाने पर नकली शराब उत्पादन की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद टीम ने छापेमारी करते हुए कृष्णा साव के घर से 4000 लीटर स्प्रिट, भारी मात्रा में शराब, उपकरण और नकली हेलोग्राम बरामद किया है। जब्त सामान की कीमत आपको बता दें 80 लाख रुपए आंकी गई है। और हजारीबाग के बॉर्डर एरिया चलपनिया और 8 माइल के पास रांची के उत्पाद आयुक्त के इंटेलिजेंस टीम के द्वारा छापेमारी कर यहां पर बृहद पैमाने पर बनाए जा रहे नकली शराब के फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। इस दौरान बताया गया कि लगभग 4000 लीटर स्प्रिट और हजारों की संख्या में शराब बना बोतल शराब के साथ वहीं शराब बनाने की सामग्री को बरामद किया गया है। बताया गया कि कई दिनों से लगातार सूचना मिल रही थी कि यहाँ पर बनाए जा रहे अवैध शराब जो बिल्कुल नकली है और इस शराब को बिहार के अलावा झारखंड और उत्तर प्रदेश भी सप्लाई किया जा रहा था। 8 माइल के पास ये कृष्णा साव का मकान है। उसी के घर के पीछे बहुत बड़े पैमाने पर विदेशी शराब बनाने का कारखाना का उद्भेदन किया गया। वहाँ ढेर सारे मात्रा में स्पिरिट और तैयार विदेशी शराब भी बरामद किया गया। स्पिरिट करीब 4000 लीटर से अधिक गैलन में रखा हुआ था। इस मामले में शराब माफिया शामिल थे, उनमें हड़कंप है, बल्कि लाखों की संख्या में जो यहाँ पे बोतल बनाकर शराब में रखा गया तो उसे ही बरामद कर लिया गया है। और यहाँ पे बताया गया कि लगभग 4000 लीटर जो स्प्रिट बरामद किया गया है उसकी मूल्य लगभग 80 लाख मार्केट वैल्यू बताया जा रहा है। गिरिडीह से न्यूज 18 के लिए मैं एजाज अहमद। चलिए अब बात झारखंड के मौसम के मिजाज की कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि रांची और आसपास के जिलों में ठंड इन दिनों बढ़ती नजर आ रही है। कांके का तापमान आज सुबह 5.2 डिग्री पहुंच गया है, जबकि कल की अगर हम बात कर लेते हैं तो 6.2 डिग्री यहाँ पर टेम्परेचर था। पारा गिरते ही लोगों को सुबह शाम जमकर कनकनी महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने आगे ये भी कहा है कि आने वाले दिन में और भी ज्यादा कड़ाके की ठंड आ सकती है, इसकी संभावना है और लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की है। रांची में अब सर्दी का सितम दिखने लगा है। कांके का आज सुबह का न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि यही पारा जो न्यूनतम था कल गुरुवार को कांके का 6.2 था। मतलब साफ है कि कांके का न्यूनतम पारा अब लगातार लुढ़क रहा है। कुल मिलाकर समझ जाइए कि राजधानी रांची समेत तमाम दूसरे जिलों में आसमान साफ हो चुका है, बादल कहीं भी नजर नहीं आ रहे। ऐसी स्थिति में आने वाले दूसरे हफ्ते में यानी दिसंबर के दूसरे हफ्ते में पारा और नीचे जाएगा। मौसम विभाग का यह भी पूर्वानुमान है कि उत्तर भारत से चूंकि बर्फीली हवाओं का प्रवेश झारखंड में लगातार हो रहा है, ऐसे में इस बार लोगों को कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी। इस बार बारिश ज्यादा हुई है और उसका असर जो है आपको राजधानी रांची समेत तमाम जिलों में देखने को मिल रहा है। आने वाले दिसंबर के दूसरे हफ्ते में आपको शीतलहरी चलती हुई नजर आएगी। लोगों को ठंड का ज्यादा एहसास होगा। कुल मिलाकर ठंड को लोगों को सावधान और सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि इस बार
ठंड अपने अलग मिजाज के रूप में सामने आएगी। कैमरे प्रभाग के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। सर्द मौसम में जमशेदपुर की खूबसूरती चरम पर है। डिमना लेक गुलाबी और सफेद कमल फूलों से खिल उठी है, जो कि सैलानियों का खास आकर्षण बना हुआ है। कोहरे की चादर पहाड़ियों की ओर लोग देखते हुए नजर आ रहे हैं और ये मनमोहक दृश्य बना हुआ है। डिमना डैम, चांडिल डैम और शहर के पिकनिक स्पॉट इन दिनों लोगों से भरे रहते हैं। नवंबर से जनवरी तक यहाँ की खूबसूरती उड़ीसा, बंगाल और बिहार से आए सैलानियों को खूब लुभा रही है। जयपुर की वेदर की बात किया तो बहुत ही अद्भुत है। हम लोग शुरू से रह रहे, बचपन से देख रहे, पिछले 16 साल की ये अद्भुत नजारा। आप बोलिएगा नैनीताल, उत्तराखंड, उससे ज्यादा खूबसूरती यहाँ मिलेगा। आप जरा सब कैमरा घुमा के देखिए, क्या खूबसूरत है। हम लोग देख देख के कश्मीर भी फेल है इसके बारे में, आप क्या ही बोल सकते हैं। एवरीथिंग इज फेयर इन लव बोलते हैं ना, तो शहर के बाद भी हर चीज ऐसा है। नैनीताल जाए या आउट ऑफ कंट्री आप कहीं भी अच्छी जगह आउट स्टेशन जा रहे हैं, तो उससे बढ़िया यहाँ पर अगर आप लोकल एरिया में देखें तो यहाँ आप आ सकते हैं। डिमना हो गया, चांडिल हो गया, और अगर आप ये वेदर की बात करें तो बहुत बहुत अच्छा मौसम है। मीन्स एक कपल्स आते हैं या फैमिली वाले जो भी आते हैं पिकनिक वगैरह देखने के लिए, करने के लिए, तो उसके लिए बहुत अच्छा मौसम है। सर्दियों के दिनों में लौहनगरी जमशेदपुर शहर की खूबसूरती बढ़ जाती है, और जमशेदपुर शहर के जितने भी पिकनिक स्पॉट है वो शहर के साथ साथ जम्मू कश्मीर, नैनीताल और दार्जिलिंग के तर्ज पर यहाँ की खूबसूरती हो जाती है। और इसे देखने के लिए सिर्फ जमशेदपुर ही नहीं, उड़ीसा, बंगाल और बिहार से भी बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं। एक तस्वीर मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जहाँ अभी मैं मौजूद हूँ जमशेदपुर के डिमना लेक में, जहाँ ये खूबसूरत लेक जो है वो पूरी तरह से कमल के फूल के चादर में लिपटा हुआ है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, गुलाबी गुलाबी कमल और जो सफ़ेद कमल है वो पूरी तरह से डिमना लेक के चारों तरफ जो है वो खिल चुके हैं, जो यहाँ के लोगों के साथ साथ जो सैलानी यहाँ आते हैं उनके बीच आकर्षण का केंद्र होता है। और आपको बता दूं कि जब सर्दी के दिनों में ठंड के साथ साथ जब कुहासे की चादर जो पहाड़ों को चारों तरफ से घेर लेती है, तो कहीं ना कहीं जमशेदपुर की खूबसूरती अपने आप में जो है वो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहती है। और साफ तौर पर लोगों का कहना है कि सच में जमशेदपुर की खूबसूरती इन दिनों, सर्दियों के दिनों में दार्जिलिंग, नैनीताल और कश्मीर के तर्ज पर होती है। और सच में जमशेदपुर के साथ साथ अन्य सैलानी जो है वो कहीं ना कहीं जमशेदपुर की ओर आकर्षित होते हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। फिलहाल रुकेंगे